मित्रों नमस्कार। मैं आज आपसे बात करूंगा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हुए आदिवासी आंदोलन के बारे में। मोतीलाल तेजावत आदिवासी नहीं थे, लेकिन वे आदिवासियों के बीच में निवास करते थे। वे विभिन्न भूमिकाओं में आदिवासियों के मध्य रह चुके थे। जैसा उनके बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, उसमें वे एक झाड़ोल ठिकाना है मेवाड़ का, उस झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में वे पैदा हुए और वो जाति से ओसवाल वैश्य थे। उन्होंने ठिकाने की नौकरी भी की थी। झाड़ोल ठिकाने में वे कामदार भी रहे, किंतु ठिकाने के ठाकुर से अच्छे संबंध न होने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे अपना व्यापार करने लगे। उनके व्यापार का जो स्वरूप था वो प्रमुख तौर पर वे आदिवासी गांवों में फेरी करके अपना सामान ले जा करके और जगह जगह घूम करके सामान बेचते थे, जिसमें मुख्य तौर पर मिर्च मसाले और छोटे मोटे परचूने के सामान, इस तरह के और जो भी उनके दैनिक आवश्यकता की चीज़ें थीं आदिवासियों के, वो लेकर उनके बीच में जाते थे। इसके अलावा आदिवासियों की जो के क्षेत्रों में जो साप्ताहिक हाट लगती थी, उनमें वे अपनी दुकान लगाते थे। और पोशीना ठिकाना एक था, पोशीना ठिकाने के सामलिया स्थान है, वहाँ पर चित्र विचित्र मेला लगता था। उस मेले में भी ये नियमित रूप से जाते थे। तो आदिवासियों के साथ कामदार के रूप में भी उनका संपर्क रहा, दुकानदार के रूप में भी रहा। तो वे एक ऐसे व्यक्ति थे, उनको लगा कि आदिवासी बहुत ही नीचे स्तर का जीवन जी रहे हैं और इनका शोषण, दमन और उत्पीड़न ऑथोरिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। तो मोतीलाल तेजावत, अब दो तरह से हम इस आंदोलन को देखते हैं। मोतीलाल तेजावत के पहले के जो आंदोलन में, उसमें हम देखें तो 19वीं सदी के अंत तक मेवाड़ में आदिवासी विद्रोह होते रहे जगह जगह पर, और उन विद्रोहों को दबाने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना भी हुई। इसके अलावा मगरा ज़िले का गठन हुआ और भी अनेक तरीके अपनाए। साथ ही साथ जो आदिवासियों की समस्याएं थी उनका कुछ हद तक निवारण किया, क्योंकि जो आदिवासियों की समस्याएं हैं ये लंबे समय से या परंपरागत तौर पर चली नहीं आ रही थी, बल्कि ये समस्याएं जो अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद जो नई व्यवस्था आई थी, उस नई व्यवस्था के अंतर्गत ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक हम देखते हैं कि मेवाड़ में काफ़ी सीमा तक आदिवासियों में शांति हो गई। किंतु उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासियों में वही विद्रोहात्मक प्रवृत्तियाँ देखी गई और 1913 में गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो आदिवासी विद्रोह हुआ, जो आदिवासी भीलों का जो विद्रोह हुआ, उससे जो भीलों के इश्यूज़ हैं वो तो मोर और लेस कॉमन ही थे, उससे उनके इश्यूज़ और ज़्यादा हाईलाइट हुए। और जब गोविंद गिरी का मूवमेंट ख़त्म भी हो गया, उसको दबा दिया गया, उसका दमन कर दिया गया, उसके बावजूद भी राज्यों में और जागीरदारों ने इस पर विचार किया कि इन आदिवासियों को लंबे समय तक शक्ति के द्वारा दबा कर नहीं रखा जा सकता, इसलिए सुधार कुछ सीमा तक तो करने ही होंगे। इधर जो गोविंद गिरी के आंदोलन का इम्पैक्ट है वो मेवाड़ पर दिखाई देता है 1917 में। 1917 अभी ऐसा समय है, अभी की एक एलिमेंट और है जो किसान और आदिवासी आंदोलन के संबंध में आता है, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के जो आर्थिक दुष्प्रभाव हैं वे बहुत पहले से ही दिखाई देने लग गए थे। ख़ास तौर पर हमें देखते हैं कि जो ये राज्य थे, स्टेट्स थे, ये गौरांग प्रभु अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए वार एफर्ट्स में अपना सहयोग करते थे। तो वार एफर्ट्स में सहयोग करने के लिए इनके पास कॉम्बैट फोर्सेस तो थी नहीं, इनके पास जो फोर्सेस थी वो तो बहुत लिमिटेड सैल्यूटरी फोर्सेस थी या पुलिसिंग की ड्यूटी करने वाली फोर्सेस थी। सो वो मिलिट्री ऐसा सीधे तौर पर तो क्या सेवा कर सकते थे, तो धन से सेवा करना शुरू की। और धन कहाँ से आया? किसान और आदिवासियों पर युद्ध कर लगाए गए, जगह जगह बार टैक्स की ये बात बार बार बिजौलिया किसान आंदोलन में भी आती है।
और ये जो मोतीलाल तेजावत का आंदोलन है इसमें भी आती है। इसके अलावा जो आदिवासियों की ऋणग्रस्तता है, इंडेप्टेडनेस है, वो ऋणग्रस्तता नई व्यवस्था के अंतर्गत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राजस्व और अन्य कर चुकाने के लिए उनकी नकदी आवश्यकताएं बढ़ चुकी थी, जिनकी पूर्ति स्वयं के साधनों से नहीं होती थी। तो वे मजबूर होकर के मनी लेंडर से पैसा उधार लेने के लिए मजबूर थे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो मनी लेंडर है उसमें कई प्रकार के लोग थे। वे मनी लेंडर जो है मनमाने तरीके से ब्याज वसूल करते थे। तो साहूकारों का यह दबाव भी आदिवासियों पर नई व्यवस्था के अंतर्गत ही बढ़ने लगा था। यदि सही अर्थों में हम कहें तो उस समय ये एक दबाव पैदा हुआ था। तो यूं करके आदिवासियों में असंतोष तो 1917 में मेवाड़ की पहाड़ा जागीर, क्योंकि इसके पहले जो विद्रोह हुए थे मेवाड़ में, वे अधिकांशतः उन क्षेत्रों में हुए थे जो खालसा क्षेत्र थे। किंतु अब जो है जागीरों में रहने वाले आदिवासी भी जागरूक हो चुके थे, तो वे जागीरदारों के खिलाफ भी लड़ने लगे। तो पहाड़ा जागीर में सबसे पहले जो है विद्रोह होता है। इसकी खास बात थी भीलों ने बेगार, अधिक राजस्व और अवैध टैक्सों का विरोध किया कि अवैध टैक्स जो पहले कभी नहीं थे, जो अब लागू किए, उन्हें वापस किया जाए। राजस्व में जो वृद्धि की गई है उसे कम की जाए, और भीलों से जो बिना वेतन दिए, बिना मजदूरी दिए जो काम लिया जाता है, बेगार ली जाती है, उससे मुक्ति दी जाए। और ये आंदोलन इतना बड़ा पहाड़ा जागीर का कि 1921 वह वर्ष है जब असहयोग आंदोलन, वैसे तो उसका निर्णय 1920 में हो चुका है, लेकिन सक्रिय तौर पर जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन पूरे भारत में शुरू होता है। किंतु वह असहयोग आंदोलन केवल ब्रिटिश इंडिया के भूभागों तक, जो भूभाग भारत के सीधे अंग्रेजी राज के अंतर्गत थे, उन्हीं में ही आरंभ हुआ। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो ये देसी रियासतें थीं, इन देसी रियासतों में ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू नहीं किया था। किंतु उसके प्रभाव में जन जागरण तो सारे, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं नहीं बांधती हैं जनचेतना को, जनचेतना तो भारतवर्ष की एक जैसी होगी। तो 1921 में ये जो इलाका है मेवाड़ का, जिसमें झाडोर, कोलियारी, मादरी, मगरा, भोमट के भीलों ने अंग्रेज, मेवाड़ और जागीरदार, इन तीनों की संयुक्त सत्ता के विरुद्ध जो है आंदोलन किया, और इनकी सत्ता की अवहेलना, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मुख्य बात थी वह थी सत्ता की अवहेलना करना। वो सविनय विज्ञ आंदोलन में और प्रखर रूप में प्रकट होता है। लेकिन असहयोग आंदोलन का मतलब है हमें सरकार और प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करना है। तो यही इन जागीर क्षेत्रों में 1921 में हुआ। तो अब जो मोतीलाल तेजावत की जो मैं बात वापस आते हैं मोतीलाल तेजावत पे, तो मोतीलाल तेजावत जो आदिवासियों के बीच में रहे थे और इस सारे जो चल रहे थे घटनाक्रम उसको देख रहे थे, तो उनकी ये साफ समझ थी कि आदिवासियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण उनके अंदर व्याप्त सामाजिक बुराइयां हैं। तो यदि सामाजिक बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक स्तर पर वे नैतिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से उनका उत्थान हो सकता है। और अगर वो नैतिक रूप से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो वो निश्चित तौर पर वो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होंगे। तो जो मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों में आंदोलन चलाया उसे एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक ही से मतलब एका करने से है, यूनिटी करने से है और संयुक्त होने से है। तो और एक होने से मतलब ये नहीं केवल एक भीड़ इकट्ठी हो गई, एक से मतलब है कि निर्णय में भी एक निर्णय ले लिया तो सब लोग उस निर्णय को फॉलो करेंगे और सभी मिलकर एकता करके समाज सुधार करेंगे और सभी लोग एकता स्थापित करके जो उनके ऊपर जुर्म करने वाले लोग हैं या उनका शोषण, दमन और उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनका मुकाबला करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। तो ये एक ही आंदोलन की भावना थी। तो प्रारंभिक तौर पर मोतीलाल तेजावत ने भी समाज सुधार का एक कार्यक्रम चलाया। उसे भी एक ही कहा गया कि हम समाज सुधार के लिए एक जैसी व्यवस्था हमारी हो, एक जैसा सोच हमारा हो, तो उसके लिए एक ही आंदोलन शुरू किया। तो इसमें जो बिंदु हैं उनको आप देखें ध्यान से। सबसे पहला बिंदु था शराब बंद की जाए, क्योंकि जो आदिवासी हैं उनकी दुश्मन शराब है
और शराब की वजह से वे लोग बर्बाद हो रहे हैं और कई तरह के क्राइम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शराब न पी जाए। दूसरा तुरंत उससे पॉइंट है, अपने भाई की विधवा से बलात् विवाह न करें। विधवा विवाह प्रचलित था आदिवासियों में, वो और अन्य जातियों में भी था, किंतु जो भाई की विधवा है उस पर भाई, छोटा भाई जो है वो अपना अधिकार समझता था, वो उसको एक प्रॉपर्टी कंसिडर करता था, वो मेरी संपत्ति है। तो इससे क्या है कि जो उस महिला है, उस महिला की जो अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी फ्रीडम है, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वो तो कर्व हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रखा कि अपने भाई की विधवा से ज़बरदस्ती शादी ना करें, यदि वो सहमति देती है तभी शादी करें। इसके अलावा जीवित पति के होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह ना करें। इस तरह के खूब भाग जाना, छोड़ के चले जाना, तो इससे भी क्या है कि आदिवासी समाज में बड़ी बर्बादी होती थी। जिनकी औरत गई है छोड़ करके और जिनके यहाँ गई है, इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति हो जाती थी, आदमी मर जाते थे और भी इसमें मतलब इनका बर्बादी होती थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था अविवाहित महिला का अपहरण ना करें। मतलब लड़कियों का अपहरण करके शादी करने की एक प्रथा आदिवासियों में प्रचलित थी। उसमें डिटेल में यहाँ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जैसे एक लड़की का अपहरण हो गया तो जिसकी लड़की का अपहरण हुआ है वो पता करता था कि ये कौन लोग करके ले गए हैं। तो उनको जब पता चलता था तो जहाँ वो अपहरण करके ले गए हैं उनकी झोंपड़ियों में वो लोग आग लगा देते थे और आक्रमण करते थे, और फिर जो है लड़ाई होती थी। उसके बाद में फिर सुलह होती थी, शराब पीते थे, फिर रिश्ता तय करते थे और वो फाइनलाइज होता था। तो ये भी एक बर्बादी का कारण था। इसके अलावा जो बात मैंने पहले भी कही वही उनका एक 5वां पॉइंट था, विधवा अपनी इच्छा पर पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र है। मतलब विधवा को पुनर्विवाह करने के लिए कोई भी, चाहे उसका पीहर वाला हो चाहे ससुराल वाला हो, उसको कंपेल नहीं कर सकते। इट इज़ हर ओन विल, इट्स हर फ्रीडम कि वो शादी करे या ना करे। इसके क्योंकि इसको लेके भी झगड़े होते थे, क्योंकि पीहर वाले कहते थे इस पर हमारा अधिकार है, ससुराल कहते थे हमारा अधिकार है, और अगर उनके अलावा कोई तीसरी पार्टी उससे विवाह करने के इच्छुक तो ये हमारा अधिकार है। तो इनको लेके विवाद होते थे। तो स्पष्ट हो गया कि विधवा जो है वो अपनी इच्छा से पुनर्विवाह करेगी और अदरवाइज नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट था कि जो महिला पुरुषों के यदि अवैध संबंध पाए जाते हैं तो उनको जातिवार किया जाएगा। कई जगह तो सज़ा देते थे, यदि अवैध संबंधों के दोषी पाए जाते हैं तो कई बार हत्या तक कर दी जाती थी। तो वो भी एक क्राइम और मल्टीप्लाई करता है क्राइम को। इसलिए उसे रोकने के लिए ये रहा कि यदि किसी स्त्री और पुरुष में अवैध संबंध पाए जाते हैं तो उन्हें जो है जातिवार किया जा सकता है। और एक अंतिम पॉइंट था, कोई भी चोरी नहीं करेगा। तो दो तो जैसे फर्स्ट तो लिए उन्होंने शराब ना पिएं और चोरी ना करें, क्योंकि ये दो ऐसे दुर्गुण हैं जो बर्बादी की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक तो ये चलाया, और जब ये एक ही आंदोलन के रूप में वो संगठित होने लगे, वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, अपनी पंचायतें जो होती सामाजिक पंचायतें उनमें ये निर्णय लेने लगे जो इन्होंने उपदेश दिया मोतीलाल तेजावत ने। तो इससे क्या हुआ कि राज्यों और जागीरदारों में जो है उनमें थोड़ी सी बेचैनी होने लगी कि यदि इस तरह से ये संगठित होने लगेंगे और इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो इनके ऊपर शासन करना मुश्किल होगा। तो एक तरफ तो एक ही आंदोलन से समाज सुधार किया, दूसरा उन्होंने भी वही उपदेश दिए जो कभी गोविंद गिरी ने दिए थे कि तुम लोग इस धरती के मालिक हो, तुमने यहाँ पर सबसे पहले सभ्यता को जन्म दिया है, तुम लोग ही अर्लिएस्ट सेटलर्स हो, तुमको जो है दूसरे लोगों ने अधिकारों से वंचित कर दिया है, इसलिए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्यों व जागीरदारों के अगेंस्ट बिलों को संयुक्त रूप से लड़ना होगा। तो ये एक ही का दूसरा मंत्र था, पहला सामाजिक मंत्र और दूसरा जो है ये आर्थिक और राजनीतिक मंत्र था। तो इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा। दूसरा क्या हुआ है कि बिजौलिया में किसान आंदोलन पहले से ही प्रगति पर था। तो बिजौलिया किसान आंदोलन के नेता इस समय विजय सिंह पथिक हैं। तो मोतीलाल तेजावत विजय सिंह पथिक से भी मिले और विजय सिंह पथिक भी आदिवासियों के क्षेत्र में अपना दौरा करके गए और उन्होंने यहाँ के आदिवासियों की स्थितियों का अध्ययन किया और उन्होंने भी सपोर्ट किया
मोतीलाल तेजावत को कि आपका आंदोलन जो है ये बिल्कुल सही है और इसी लाइन पे आप आगे चलाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसी बीच क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में जो मैंने अभी कहा कि ब्रिटिश इंडिया में ही कांग्रेस ने ये आह्वान किया था, इसका आह्वान देशी रियासतों में नहीं किया था। इसके आह्वान के पहले गांधी जी अपनी ये बात व्यक्त कर चुके थे कि देशी रियासत तो हमारी अपनी है, इनके साथ हमारा कोई अंतर्विरोध नहीं है और हम जो स्वराज लाएंगे वो ब्रिटिश इंडिया के लिए लाएंगे जो बड़ा पार्ट है। और अगर ब्रिटिश इंडिया में स्वराज आ जाता है तो प्रिंसली स्टेट्स में तो स्वतः ही आ जाएगा। तो वे असल में क्या था कि कोई ऐसे यहाँ के जो भी शासक थे उन शासकों के साथ कन्फ्रंट्रेशन में, जो देशी रियासतें थी उनके कन्फ्रंट्रेशन में कांग्रेस को भी नहीं लाना चाहते थे, स्वयं भी नहीं आना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम देशी रियासतों को अलग रखेंगे। उनसे पूछा भी गया था कि तो हम क्या, तो यहाँ के कार्यकर्ता क्या करेंगे राजस्थान के, ये विजय सिंह पत्रक के संदर्भ में बात आती है। तो गांधी जी कहते हैं आप लोग एक ही काम करो, जो हमने तिलक स्वराज फंड बनाया है, तिलक स्वराज फंड में पैसा इकट्ठा करने का काम करो। वो अलग विमर्श है, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गांधी जी तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छाओं के विपरीत भी यहाँ के लोगों ने जो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, मतलब आप देखें कि स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ 1905-06 में और वो 1911 में लगभग ख़त्म हो गया। उसके बाद से ऐसा कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन यहाँ दिखाई नहीं दिया। और जो असहयोग आंदोलन है ये राष्ट्रव्यापी था और ये स्वदेशी आंदोलन से भी ज़्यादा विस्तृत रूप में सामने आया। तो इसका इम्पैक्ट इन जो मोतीलाल तेजावत जी हैं इन पर भी पड़ा। और मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में करबंदी सहित भीलों का असहयोग आंदोलन लॉन्च कर दिया। उन्होंने भीलों का एक असहयोग आंदोलन आरंभ किया जुलाई 1921 में, जिसमें दो ही बातें थीं कि हम जागीरदार और राजा को कर अदा नहीं करेंगे और साथ ही साथ प्रशासन के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो इस आधार पर ये आंदोलन आरंभ हुआ और लगभग एक माह के अंतर्गत स्थिति आ गई कि मेवाड़ स्टेट और ठिकानों में भारी जो है बेचैनी फैलने लगी। और 19 अगस्त 1921 की बात कर रहा हूँ मैं, तो मतलब आंदोलन के लगभग 1.5 महीने बाद झाड़ोल के ठाकुर ने मोतीलाल तेजावत को बंदी बना लिया। लेकिन बंदी बनाने के परिणाम स्वरूप भील का जो एक ही आंदोलन था वो इतना मजबूत आधार प्राप्त कर चुका था कि उन्होंने ठिकाने को ही घेर लिया। तो मजबूरन ठिकाने को मोतीलाल तेजावत को रिहा करना पड़ा, तो वो अधिक समय तक बंदी नहीं रहे। और इसी बीच में जो स्थितियां पैदा होती हैं मेवाड़ में, बहुत ही अनयूजुअल स्थिति पैदा हो रही हैं। वो अनयूजुअल स्थिति क्या है कि जो ये 1 जुलाई शुरू, अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ, अगस्त 1921 की। 28 जुलाई 1921 को जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, उन फतेह सिंह जी को गद्दी से हटा दिया गया। उसकी गद्दी हटाने के पीछे तो कारण ये बताया गया था कि संपूर्ण मेवाड़ में किसानों के, खासतौर पर बिजौलिया, इसके अलावा बेगू, बस्सी, इन सारे इलाकों में किसान आंदोलन फैल चुके थे। साथ ही साथ जो है कुछ खालसा क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन फैल गए थे। फिर आदिवासी विद्रोह भी आंदोलन शुरू हो गए थे। तो माना तो गया था कि वे प्रशासन को संभाल नहीं पाए, कुशासन के कारण उनको पद से हटा दिया गया। और उनकी जो शक्तियां थी प्रशासन की, वो उनके राजकुमार भोपाल सिंह जी को दे दी गई। भोपाल सिंह जो थे वे उनकी स्थिति और लिमिटेशन बहुत ज़्यादा थी। तो ये समझिए अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों ने ही मेवाड़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। और इसके पीछे जो असली कहानी है वो है कि फतेह सिंह एक स्वतंत्र विचारों के, स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी थे। तो उन्होंने 1903 में जो दिल्ली ये दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार, उसमें उसको उन्होंने अटेंड नहीं किया। फिर 1911 में भी अटेंड नहीं किया। और इसके बाद 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का उदयपुर दौरा हुआ तो उसकी अगवानी के लिए फतेह सिंह नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने राजकुमार भोपाल सिंह को ही उसकी अगवानी में भेजा। तो ऐसी स्थिति में वो जो ब्रिटिश क्राउन, सच ए बिग पावर, उसको जो है एक तरह से इन्होंने अवज्ञा की उनकी।
तो उसके कारण इनको निकाल दिया। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये जो संघर्षरत किसान और आदिवासी हैं उनको अब राज्य की ओर से दमन का शिकार बनाया जाने लगा। तो ये जो दिसंबर तक हम देखते हैं कि अधिकांश जागीरों में आंदोलन फैल गया। तो केवल दिखावे के लिए 31 दिसंबर 1921 में मेवाड़ राज्य की ओर से कुछ छूटें आदिवासियों के लिए घोषित की जाती हैं, किंतु उससे भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन जारी रहा, क्योंकि जो मौलिक जो परिवर्तन जो चीज़ चाह रहे थे आदिवासी वो उनको नहीं मिल रही थी। तो अब क्या हुआ है कि मोतीलाल जो तेजावत हैं उनके पक्ष में 4 मुख्य फैक्टर्स थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये आंदोलन जो आदिवासियों का था, जिसने असहयोग और करबंदी का स्वरूप धारण किया, ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, बल्कि आदिवासियों के सैकड़ों जो हैं एप्लीकेशन, उनके आवेदन और निवेदन राज्य में दाखिल किए गए थे। तो ये इनमें साहस आ गया आदिवासियों में कि हमने इतनी अनुनय विनय करी, उसके बाद भी हमारी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो एक तो इससे उनमें ज़्यादा उत्साह आया। दूसरा क्या हुआ कि इस समय असहयोग आंदोलन जो है वो अपने पूर्ण यौवन पर है। दिसंबर जो 1921 की बात कर रहा हूँ, इस समय अपने क्लाइमैक्स पर है असहयोग आंदोलन, तो उससे भी इनको ताकत मिली। इसके अलावा जो एक ही आंदोलन भीलों में शुरू किया था, उससे इतनी अच्छी एकता कायम हो गई कि इन आदिवासियों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ कि हमारी जो यूनिटी कायम हुई है, चाहे वो सोशली और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, ये बहुत मजबूत है, तो हम राज्य से लड़ सकते हैं। और चौथा फैक्टर था मेवाड़ में जो किसान आंदोलन है, ये भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इवन यहाँ तक कहा गया था कि यहाँ के आंदोलन में तो रूस की क्रांति की बू आने लगी है, क्योंकि उस समय ये कविता गाई जा रही थी कि मान मान मेवाड़ी राणा प्रजा पुकारे रे राणा मान रे। और वो अगली लाइन है उसकी कि रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे राणा जाग रे। तो अंग्रेज खुद कहते हैं कि अभी तो ये जागीरदार और राज्य के खिलाफ है आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन अब अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि एक माहौल, एक वातावरण इतना फेवरेबल बन गया कि दिसंबर 1921 तक किसान और आदिवासियों का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत हुआ। और इसी बीच क्या हुआ कि जनवरी 1922 में तेजावत जी, क्योंकि दिसंबर 1922 दिसंबर 1921 में कुछ घोषणाएं की मेवाड़ स्टेट ने, जिनसे आंदोलन तो नहीं दबा लेकिन कुछ कमज़ोर जरूर पड़ा। लेकिन उनको जो है सिरोही में, पास में सिरोही स्टेट है, सिरोही जो है वहाँ पे भील तो कम हैं, वहाँ ग्रासिया आदिवासी ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने जो इसका टाइटल दिया है आदिवासी आंदोलन, ये केवल प्योर भील आंदोलन नहीं है बल्कि भील और ग्रासियों का है। तो ग्रासिया आदिवासी समुदाय सिरोही में निवास करता है और उनकी भी लिविंग कंडीशंस मोर और लेस सेम ही हैं, और समटाइम्स दे आर बीइंग कॉल्ड भील्स। उनको कुछ लोग भील भी कहते हैं कभी कभी कि भील हैं, लेकिन वो अपने को अलग मानते हैं, तो वो अलग हैं। तो ये जो हैं जनवरी 1922 में अपनी इनकी लोकप्रियता बढ़ी और इनको जो है जगह जगह आदिवासी बुलाने लगे। तो ये सिरोही राज्य में प्रवेश कर गए और सिरोही राज्य में भी भील और ग्रासियों का एक शक्तिशाली आंदोलन जैसा उदयपुर में खड़ा हुआ था, और उदयपुर के आंदोलन को इतना विकसित कर दिया था कि वह आंदोलन सेल्फ सस्टेन्ड था। So his presence was not required in Mewar at all, because the Bhils became so much self-reliant that they can run their movement for years. तो जब उनको भरोसा हो गया कि ये चला लेंगे तो वे सिरोही पहुंच जाते हैं और सिरोही में भी वैसा ही आंदोलन ये खड़ा करते हैं। सिरोही में जब वो गए हैं तो इसी बीच सिरोही के नज़दीक में ही एक ईडर स्टेट का उल्लेख मैंने, ईडर जो है ये गुजरात का स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट था उस समय, इसका उल्लेख गोविंदगिरी के आंदोलन के समय भी आया है। तो ईडर जो है यहाँ के भीलों में भी ये मोतीलाल तेजावत जाते हैं मार्च 1922 में, जब यहाँ का आंदोलन शुरू करके सिरोही का। तो मार्च में जब जाते हैं तो 7 मार्च को अपने 2000 अनुयायियों के साथ ये ईडर स्टेट के पोलपट्टा जागीर थी, पोल एक गांव का ही नाम था पोलपट्टा, वहाँ पर ये जो हैं एकत्रित थे। तो इनको मेवाड़ भील कोर ने, जिसका नेतृत्व
मेजर सटन कर रहे थे, उस मेजर सटन ने इनको घेर लिया और वहाँ पर गोलियां चलाई गई इनके ऊपर, जिसमें मोतीलाल तेजावत के अनुयायियों में से 22 लोग मारे गए और 39 लोग घायल हुए। इस घटना से भी भील और ग्रासिया निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना आंदोलन और तेज़ कर दिया और वहाँ से फिर जो है वापस ये सिरोही के इलाके में आ जाते हैं। सिरोही में एक नया घटनाक्रम तैयार होता है, क्योंकि सिरोही स्टेट के इस समय जो दीवान हैं वो थे रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय राष्ट्रीय नेता मदन मोहन मालवीय के सुपुत्र थे, इसलिए मैं कोई इसकी कोई रिफ्लेक्शन मदन मोहन मालवीय पर नहीं है, लेकिन ये उनके पुत्र थे। और दीवान की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी हुआ करती थी, ये कोई आईएएस से भी हायर नौकरी थी, इतनी कोई मामूली नौकरी नहीं थी। तो वो दीवान बन करके यहाँ आए थे। सो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को जानते भी, पर्सनली भी जानते थे गांधी जी को। गांधी जी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आपके नाम पर मोतीलाल नाम का, तेजावत नाम का व्यक्ति धोखा कर रहा है, वो आदिवासियों को वर्गला रहा है, उनसे कह रहा है टैक्स मत दो, और जो है राज्य के कर्मचारी आए तो उनको मारो, और किसी से बात मत करो, गांव में घुसने मत दो। ये सारी बातें वो गांधी जी पर पहुंचा देते हैं। तो गांधी जी जो हैं बिना वेरीफाई किए यंग इंडिया में एक लेख छाप देते हैं कि मोतीलाल तेजावत का नाम मुझे पता चला है, और उन्होंने धन्यवाद दिया रमाकांत मालवीय को, जेंटलमैन हैं ये, जिन्होंने मुझे सूचना दी कि मेरे नाम पर इस तरह का कोई आंदोलन चल रहा है। मैंने आदिवासियों में और सिरोही में किसी को भी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत नहीं किया है, इसलिए मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। जो जहाँ भी इस लेख को पढ़े तो वो समझ ले कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये घटना हुई। मोतीलाल तेजावत को इसका पता चला कि गांधी जी एक लेख छाप करके तुम्हारे आंदोलन को डिसऑन कर चुके हैं, तो उन्होंने फिर गांधी जी ने को चिट्ठी लिखी कि आपने एक पक्षीय बात सुन करके किया, उचित नहीं है, आप मेरे यहाँ की जांच करवा लें। इसी बीच क्या हुआ कि गांधी जी ने फिर जा कर के अपने एक अनुयायी मणिलाल कोठारी को सिरोही जांच के लिए भेजा। मणिलाल कोठारी जब आए तो उनको रिसीव किया राज्य के अमले ने, राज्य के जो ओहदेदार थे उन लोगों ने, लेकिन और उन्हीं के इंतज़ाम में वो सारे आदिवासी क्षेत्र या जो प्रभावित क्षेत्र थे जहाँ से टैक्स वसूल नहीं हो रहा था, जहाँ पर लोग प्रशासन की अवज्ञा कर रहे थे, उन इलाकों का दौरा करवाया। तो ये ईमानदारी मणिलाल कोठारी की है। उन्होंने गांधी जी को रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि यह वह व्यक्ति है जो आदिवासियों में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम कर रहा है। शराबबंदी जैसा काम उसने किया है, जिसके लिए तो आप तो जाने जाते हैं, गांधी जी तो शराबबंदी के लिए जाने जाते थे। तो फिर गांधी जी देते हैं कि ये तो ठीक है, अच्छा कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जगह जगह क्यों घूम रहा है, एक जगह बैठ कर के इन लोगों को शिक्षित करता रहे। तो गांधी जी का यह भी जो बात है कि उचित नहीं है कि कोई ऐसा सुधारक और ऐसा नेता नहीं हुआ जो जगह जगह घूमे बिना अपने संदेश लोगों तक पहुंचा सके। और उस ज़माने में जब संदेश के साधन, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत विकसित नहीं थी, तो क्यों नहीं वो जगह जगह जाएगा। तो यूँ करके ये आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर एक तो इसलिए पड़ गया। फिर भी आदिवासी अपना लड़ते रहे। सबसे बड़ी दुर्घटना होती है ये जो 22 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन विड्रॉ कर लिया, तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू नहीं किए थे, गांधी जी ने शुरू नहीं किए थे, और पार्ट एंड प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन नहीं थे, किंतु नॉन कोऑपरेशन के प्रभाव में उठ खड़े हुए थे जो पीड़ित लोग, उन पीड़ित लोगों ने अपने आंदोलन को जारी रखा। तो उनको जो है दबोचने का अब लाइसेंस मिल गया सरकार को कि व्हेन ऑफिशियली द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज़ बीन विथड्रॉन बाय द कांग्रेस एंड गांधी जी, देन वाई दी सच मूवमेंट। सो उन्होंने न केवल आदिवासी बल्कि किसान, आदिवासी और मजदूरों के आंदोलन भी जो पैदा हुए, उनका बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ दमन करना आरंभ कर दिया। और ये जो दमन की प्रक्रिया है ये शुरू होती है इसी
सिरोही स्टेट से। और यहाँ सबसे पहले जो सैनिक कार्रवाई होती है, सैनिक कार्रवाई में कौन शामिल हैं, क्योंकि जो मेवाड़ फील्ड कॉर्प्स थी ये तो केवल एक तरह से पुलिसिंग वाली फोर्स, ये कॉम्बैट फोर्स नहीं थी, बाकायदा कॉम्बैट फोर्स जो युद्ध में सेना होती है। तो अंग्रेजी सेना, युद्ध लड़ने वाली सेना, और राज्यों के जो छोटे मोटे सेल्यूटरी वेल्यूटरी जागीरदारों के कुछ थोड़ा बहुत जो बैंड्स हुआ करते थे इनके, जिसको पुलिस बैंड कह सकते हैं, बाकी तो वो जो है जैसे बैंड थे, लुटेरे टाइप बैंड थे जो चाहे जहाँ धावा मार सकते थे। तो उन लोगों की संयुक्त कार्रवाई 12 अप्रैल 1922 को होती है सियावा गांव में। जो सियावा गांव इन्हीं ग्रासी आदिवासियों का था, जिसमें आग लगा दी गई, अनाज और पशु जो है वहाँ से जब्त कर लिए गए, और टैक्स वो जो राजस्व था उसकी वसूली दिखाई जाने लगी। ये क्रम हुआ अप्रैल में। फिर 5 मई को बलोरिया नाम के गांव में, वहाँ पर उसी तरीके से बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक किया, और उस सीवियर अटैक में जो धन की हानि हुई सो तो हुई, लेकिन इसमें 11 आदिवासी मारे भी गए, उनका मौत हो गई। और इसके बाद 6 मई को सब्सिक्वेंटली और 6 में भूला और नवावास गांव में ये सैनिक कार्रवाई हुई। तो इन सैनिक कार्रवाइयों से आदिवासी पूरी तरह से टूट चुके थे, और गोविंदगिरी उनसे संपर्क में से थोड़े से दूर थे, तो उनके पास कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था कि आगे कैसे करते। तो इस समय जो हैं ये जो आदिवासी हैं, इनको ज़बरदस्ती करके, इनके जो पंच पटेल मुखिया जो होते थे, गमेती जो होते थे, उन गमेतियों को इकट्ठा करके उनको मुखिया मानते हुए उनके साथ 23 मई 1922 को एक औपचारिक समझौता होता है। अपना जो सरकार ने जो दमन किया, जो उत्पीड़न किया, अब उसको और लीगलाइज करने के लिए और घावों को थोड़ा सहलाने के लिए ये 23 मई 1922 को समझौता होता है, जिस समझौते में दुनिया भर की बातें कही गई, लेकिन जो मौलिक मांगे थी आदिवासियों की, बेगार की खिलाफत करने का, लागवाग का, इसके अलावा जंगल के अधिकारों का, इनको टच ही नहीं किया गया था। जो ये समझौता हुआ उसमें इनका उल्लेख किया ही नहीं गया, जो उनकी मूल समस्याएं थी। तो आदिवासियों ने 1922 में, मई 1922 में समझौता कर लिया, लेकिन शांति नहीं हो पाई। उसके बाद भी जगह जगह छुटपुट घटनाएं होने लगी और आदिवासी पुनः संगठित होने लगे। ऐसी स्थिति में 1923 में फिर जो है सेना की कार्रवाई होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, तेजावत जी के ऊपर वैसे तो पहले मेवाड़ स्टेट ने भी एक बार, वो मैंने बताया ना, इनाम घोषित किया इनकी गिरफ्तारी पर, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया। ये समझ में आ गया कि जब तक मोतीलाल तेजावत को बंदी नहीं बनाया जाएगा तब तक इन आदिवासियों को पूरी तरह से आप काबू में नहीं कर सकते। जबकि 23 मई 1922 का जो समझौता हुआ था उसमें औपचारिक तौर पर सिरोही के ग्रासिया आदिवासियों ने एक ही का परित्याग कर दिया कि हम एक ही तोड़ते हैं। एक ही अपने आप में एक कसम भी थी, एक शपथ भी थी। वो शपथ जो है, एक ही ने शपथ का रूप धारण कर लिया था, उस शपथ को उन्होंने तोड़ दिया। किंतु मेवाड़ में तो वो शपथ चल रही थी, वहाँ तो शपथ दिला के आए ही थे। तो मेवाड़ में तो अभी भी विद्रोह चल रहे हैं और वहाँ कोई सैनिक कार्रवाई भी कामयाब नहीं हुई। और संभल के इसलिए चल रहा है कि महाराणा साहब को तो इन्होंने हटा दिया अंग्रेज़ों ने, इसलिए अंग्रेज़ों की अलोकप्रिय हुए। और जो उनके उत्तराधिकारी थे भोपाल सिंह जी, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। तो इस ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड, आप देखिए कि जहाँ माध्यम ब्रिटिश वो है प्रिंसली स्टेट, वहाँ तो एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं, ड्रास्टिक स्टेप ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पर खुद का ही शासन एक तरीके से है वहाँ थोड़ा लिबरल चल रहे हैं। तो ये जो है इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया। और 3 जून ये मतलब 1924 में ये भूमिगत हुए, अंडरग्राउंड हो गए। और 1929 में 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने ही खेड़ ब्रह्म, कुछ लोग खेड़ ब्रह्मा कहते हैं, कुछ लोग खेड़ ब्राह्मण कहते हैं, कुछ इसका नाम तो खेड़ ब्रह्म है, खेड़ ब्रह्म नामक गांव में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उदयपुर राज्य को सौंप दिया गया, क्योंकि वे उदयपुर राज्य के ही निवासी थे। और जहां उन पर मुकदमा चला तो 1929 से 1936 तक मोतीलाल तेजावत मेवाड़ की जेल में रहे। कोई जुर्म कायम नहीं हुआ, उन पर उनका कोई अपराध नहीं था। 1936 तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो वो 7 साल तक जेल काटते रहे बिना किसी आरोप के।
और 3 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत रिहा हुए जेल से। और ये जो रिहाई थी एक कंडीशनल थी। नंबर 1 कंडीशन वाज कि वो किसी तरह के आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे, अब कोई आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना छेड़ेंगे कोई आंदोलन, बिना अनुमति के उदयपुर शहर नहीं छोड़ेंगे, तो उनको जो है पुलिस निगरानी में रहना है। और उनके गुजारे के लिए राज्य की ओर से 30 रुपये प्रतिमाह का जो है भत्ता, प्रतिमाह भत्ता दिया गया ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। किंतु ये जो ऐसे जन आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति थे वे अधिक समय तक चुप रहने की स्थिति में नहीं थे। तो जनवरी 1945 में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वे आदिवासियों के भ्रमण क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं। और उनको गिरफ्तार करके 1945 से फिर फरवरी 1947 में उनको, जनवरी 45 से और फरवरी 47 में फिर उनको रिहा किया जाता है आज़ादी के कुछ महीने पहले। तो इस तरह से मोतीलाल तेजावत का जो नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन हुआ, उसने आदिवासियों के जीवन स्तर में, उनके सोच में तो सुधार लाने का काम किया ही, साथ ही साथ जो आदिवासी आइसोलेटेड लाइफ लीड कर रहे थे, दे केम इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, समाज की मुख्य धारा में आ गए और वो जो चेतनशील होकर के राष्ट्रीय आज़ादी के बाद राष्ट्रीय उत्थान में लगे। नमस्कार।